डियर फ्रेंड्स, दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों गाइस, मैं आपको बता दूं, आपकी जो क्लास 7 की एनसीईआरटी की हिस्ट्री चल रही थी उसका 5वें लेसन तक हमने पढ़ा दिया था। 5वें लेसन में हमारा सैयद वंश जो चल रहा था वो 5वें लेक्चर्स तक, मतलब 5वें लेक्चर में पूरा खत्म हो गया था सैयद वंश। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोदी वंश को। तो इससे पहले हम लोगों ने तुगलक वंश को पढ़ा, सैयद वंश को पढ़ा, खिलजी वंश को पढ़ा, गुलाम वंश को पढ़ा, लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है, जो पॉइंट्स है, वो है लोदी वंश। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लिखा है। तो सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि यहाँ पे मैंने पार्ट का नाम क्यों नहीं डाला। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो मैं क्लास 7 की एनसीईआरटी की पढ़ी तो उसमें मुझे जो यहाँ 5 आपका 5 लिखा था, यानी कि 5वां लेसन, और 5वें लेसन में आपका यही पार्ट का नाम था सल्तनत का विघटन। तो इसमें हम लोगों ने सैयद वंश को पढ़ा था, लेकिन मैं आपसे बोल दूं कि यहाँ पे मैं पार्ट का नाम 5 ही डाल दे रही हूँ। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे विघटन की बात हो रही है, तो यहाँ पे जितने भी वंशज थे हम लोग इसके अंतर्गत ही पढ़ा था ना। तो आज हम लोग जो लोदी वंश पढ़ेंगे, लोदी वंश को भी इसी लेसन के अंतर्गत ही रखा जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्यों नहीं डाला, क्योंकि जब मैं एनसीईआरटी पढ़ी क्लास 7 की तो उसमें ऐसा नहीं था, मतलब कि उस एनसीईआरटी में ऐसा नहीं था कि सल्तनत काल का विघटन यानी 5वें लेसन में इस टॉपिक को रखा जाए। तो इस टॉपिक को उसमें नहीं रखा गया था। लेकिन जब मैं यूपीएससी का एनसीईआरटी पढ़ी, मतलब बुक, तो उसमें मुझे मिला कि यहाँ का जो 5वां लेसन है सल्तनत का विघटन, इसी में लोदी वंश भी आ जाएगा। तो मैं इस रिकॉर्डिंग के जरिए मैं यहाँ पे लिखी, यानी कि अब आपको ये समझना है कि आपका आज भी 5वां पार्ट चलेगा। 5वें पार्ट का पॉइंट्स जो है वो है लोदी वंश, यानी कि सल्तनत काल का विघटन। तो सल्तनत काल का विघटन हो रहा है, तो यहाँ पे जितने भी वंशज हैं तो भाई इसी के अंतर्गत ही आएंगे, इसी टॉपिक के अंतर्गत आएंगे। क्योंकि इन सब वंशजों का धीरे धीरे क्या हुआ, विलुप्त, मतलब ये लोग धीरे धीरे समाप्त होते चले गए। तो जब ये समाप्त होते चले गए वंशज, तो इसी वजह से क्या हुआ, सल्तनत का विघटन हो गया। तो दोस्तों इस वजह से आज आपका भी 5वां लेसन चलने वाला है। 5वें लेसन में पॉइंट्स जो है वो है लोदी वंश। इससे पहले हम लोग सैयद वंश को पढ़ा था, लेकिन आज जो चलने वाला है वो चलेगा लोदी वंश। तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लोदी वंश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंस मैंने पॉइंट्स को निकाला है, जो कि मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये देखना है कि आज चलने वाला है लोदी वंश। तो लोदी वंश समझने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि लोदी वंश का जो कार्यकाल रहा, वर्ष था, वो कितने वर्षों तक चला। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, लोदी वंश जो चला वो 1451 से लेके 1526 ईस्वी तक चलता है। क्या? लोदी वंश। फिर यहाँ पे मैंने जो फर्स्ट पॉइंट्स लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि सल्तनत युग में दिल्ली के सिंहासन पर राज्य करने वाले राजवंशों में लोदी वंश अंतिम था। इसका मतलब ये है कि सल्तनत युग में, यानी कि दिल्ली में जब सल्तनत युग चल रहा था, सल्तनत काल चल रहे थे, तो उस युग में, उस काल में दिल्ली के सिंहासन पर, सिंहासन मतलब समझते हो, सत्ता, उस समय दिल्ली के सत्ता पर राज्य करने वाले यानी कि राजवंशजों में सबसे अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश था। ठीक है, जब आपसे पूछा जाए कि दिल्ली के यानी कि सल्तनत युग में, यानी सल्तनत काल में दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला वो कौन सा वंश था, मतलब अंतिम वंश कौन था। यहाँ पे शासकों की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे हम वंशजों की बात कर रहे हैं, यानी कि पीढ़ियों की बात कर रहे हैं। तो जो लास्ट पीढ़ी था वो लोदी वंश ही था। क्लियर? पहला पॉइंट। और फिर यहाँ पे देख लीजिए, आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है कि बहलोल लोदी, ये बहलोल लोदी कौन थे। तो यहाँ पे पॉइंट्स एक ये भी आ जाता है कि लोदी वंश के जो संस्थापक थे, मैंने आपको जो भी वंशज को पढ़ाया है उन सभी वंशजों के संस्थापक को मैंने पहले ही आपको बता दिया है। क्योंकि जब आप उस वंशज से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे तो सबसे पहले इसमें पॉइंट्स यही निकल के आएगा कि इस वंश के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पे मैं आपको फिर बता दूं कि अब यहाँ पे हम लोग लोदी वंश को पढ़ रहे हैं। तो लोदी, सबसे पहले आपको ये जानना है कि लोदी वंश कितने समय तक चलता है। तो यहाँ डेट भी मैंने लिखा है, 1451 से 1526 ईस्वी तक चलता है। ये फर्स्ट पॉइंट है। एंड सेकेंड पॉइंट आपका ये है कि लोदी वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे। तो आपको बताना है कि लोदी वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे। वो थे बहलोल लोदी। ठीक है, जिसको हम पढ़ रहे हैं, ये नहीं समझ लेना, क्योंकि आप लोदी वंश को पढ़ रहे हो तो सबसे पहले पॉइंट इसमें से यही निकलेगा, इनका वर्ष और फिर इसके संस्थापक। तो यहाँ पे वर्ष को मैंने लिख दिया है, आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे अब यहाँ पॉइंट ये है कि लोदी वंश के जो संस्थापक थे वो थे कौन थे, वो थे बहलोल लोदी। फिर यहाँ पे बहलोल लोदी से क्या पॉइंट्स
लिखा गया है वो समझिए। यहाँ पे लिखा है तो नेक्स्ट पॉइंट से वो पॉइंट्स नेक्स्ट ये है कि बहलोल लोदी के द्वारा दिल्ली की सल्तनत में, किसके द्वारा? बहलोल लोदी के द्वारा दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान वंश, ये अफगान वंश कौन थे? तो यहाँ पे ये समझना अफगान वंश को ही क्या कहा जाता है? लोदी वंश कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ प्रथम अफगान वंश यानी कि लोदी वंश की क्या होती है? नींव रखी जाती है, यानी कि नींव रखी गई कहाँ? यानी कि दिल्ली में, दिल्ली सल्तनत में, ये समझना है। तो जब आपसे पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश की नींव रखने वाला कौन सा शासक था पहला, तो वो आपको बताना है बहलोल लोदी था, ठीक। और वैसे भी बहलोल यानी कि लोदी वंश में 4 शासक होते ही हैं, कौन कौन से भी मैं आपको वो भी बताऊंगी। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि बहलोल लोदी के द्वारा दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान, अगर अफगान वंश की बात की जाए तो भी लोदी वंश ही समझना, क्योंकि अफगान वंश को ही लोदी वंश कहा जाता है, ठीक। तो यहाँ अफगान वंश यानी कि लोदी वंश, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दिल्ली सल्तनत में, यहाँ पे पूछा है ना कि अगर पूछ लिया जाए कि बहलोल लोदी के द्वारा दिल्ली सल्तनत में अफगान वंश की नींव किसने रखी, तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अफगान वंश को ही कहा जाता है लोदी वंश। तो यहाँ पे बहलोल लोदी ने ही अफगान वंश की अर्थात यानी कि लोदी वंश की नींव रखी थी। तो दूसरा पॉइंट्स भी क्लियर। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट्स क्या कह रहा है? तीसरा पॉइंट्स ये है दोस्तों कि बहलोल लोदी लोदियों की एक महत्वपूर्ण जनजाति यानी कि साहूखेल जनजाति थी। कौन सी जनजाति थी? वो साहूखेल जनजाति से संबंधित था। जिससे आपसे पूछा जाए कि जो बहलोल लोदी थे यानी कि लोदी वंश के जो संस्थापक थे वो किस जनजाति से संबंधित थे, तो आपको बताना है वो जिस जाति से संबंधित थे वो जाति कौन सी थी, वो जाति थी साहूखेल, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट ये है कि बहलोल लोदी लोदियों की एक महत्वपूर्ण जनजाति थी। क्या थी? जनजाति थी। कौन सी जनजाति थी? वो थी साहूखेल जनजाति। और बहलोल लोदी साहूखेल जनजाति से क्या था? संबंधित था। तो आपका थर्ड पॉइंट्स भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपका जो चौथा पॉइंट है आपको वो समझना है। चौथा पॉइंट्स क्या है? चौथा पॉइंट्स ये है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है कि बहलोल लोदी नामक चांदी का सिक्का चलवाया था। अब यहाँ बात ये आती है किसने चलवाया था, तो यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं बहलोल लोदी की, ठीक है। किसकी? सॉरी, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। यहाँ पे आपको ये समझना है कि बहलोल लोदी जो थे वो चांदी का सिक्का चलवाए थे। किसका? चांदी का सिक्का चलवाए थे। और वैसे भी मतलब हम लोगों ने जितने भी शासन मतलब जितने भी वंशजों के बारे में पढ़ा है उन्होंने अपने काल में कुछ ना कुछ ऐसे सिक्के चलवाते रहे। जैसे कि तुतमिश भी चांदी का टंका चलवाया था, हम लोगों ने ये भी पढ़ा था। फिर आहत सिक्के जैसे कि तुगलक काल में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे सिक्कों के लेकर भी कंफ्यूजिंग बहुत बन जाती है, क्योंकि ऐसे बहुत से शासक है जो अपने काल में सिक्का ढलवाए थे। तो यहाँ पे सिक्कों को भी लेके बहुत सी कंफ्यूजिंग होती है, लेकिन आपको कंफ्यूजन होना, क्योंकि मैं वहाँ पे अच्छे से समझाई हूँ जहाँ पे सिक्के की बात की गई है, जहाँ पे सिक्के का जिक्र किया गया है, तो वहाँ पे डाउट नहीं लेना चाहिए आपको। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है कि बहलोल लोदी यानी कि बहलोल लोदी के द्वारा बहलोल लोदी ने बहलोल लोदी नामक एक चांदी का सिक्का चलवाया था अपने शासनकाल में। उसका नाम क्या था? बहलोल लोदी। तो यहाँ पे जैसे कि आपसे पूछा जाए ना कि बहलोल लोदी नामक सिक्का किसने चलवाया था, जो चांदी का था, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, उन्हीं के नाम पे तो रखा गया है बहलोल लोदी। तो यहाँ पे बहलोल लोदी के द्वारा ही चांदी का सिक्का चलवाया गया था, जो अकबर के पहले तक क्या था, उत्तर भारत में विनिमय का कारण मतलब मुख्य साधन बना रहा। ये जो एक बात ये समझना कि बहलोल लोदी ने जो बहलोल लोदी नामक चांदी का सिक्का चलवाया था, वो सिक्का अकबर के पहले तक क्या, यानी कि जब अकबर का शासनकाल था उससे पहले तक वो सिक्का उत्तर भारत में यानी कि लेन देन का मुख्य क्या था, मुख्य साधन बना रहा। विनिमय यहाँ पे लिखा है विनिमय, तो यार विनिमय का मतलब क्या होता है जानते हो? विनिमय का मतलब होता है लेन देन। क्या? लेन देन। विनिमय का मतलब होता है लेन देन, यानी कि जो आप लोग खरीदते हो, क्या करते हो? लेन देन करते हो। यहाँ पे आपको कंफ्यूज मत नहीं होना है। लेन देन यानी कि जो कोई भी चीज़ क्या खरीदते हो, जब खरीदते हो
उसी को कहा जाता है क्या, विनिमय, यानी कि लेन देन कहा जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। अब फिर दोस्तों यहाँ पे ये समझिए, यहाँ पे जो आपका 5वां पॉइंट है वो ये है कि लोधी वंश के कुल 3 शासक हुए थे। यहाँ पे आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है 5वां, जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर आपसे पूछा जाए कि लोधी वंश के कुल कितने शासक हुए थे, तो लोधी वंश के कुल 3 शासक हुए थे। कौन कौन से शासक हुए थे? वो थे पहले बहलोल लोधी, फिर बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी आते हैं, सिकंदर लोधी के बाद इब्राहिम लोधी आते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने सुना है, पढ़ा है सिकंदर लोधी के बारे में भी, इब्राहिम लोधी को भी। हमें देखिए इन सारे वंशजों के, यानी कि लोधी वंश जो है ना, ये इनका चैप्टर क्लास 7 की जो मैं एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ हिस्ट्री की, उसमें बहुत ही अच्छे से बताया गया है और मैं वही आपको पढ़ा रही हूँ। इसे मैंने तभी पढ़ा था जब मैं क्लास 7 में थी, क्योंकि हमारे जो टीचर थे वो उनकी काफ़ी इसमें इंटरेस्ट थी और वो बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। और जब वो पढ़ाते थे ना, तो मैं उन्हीं को देखती थी कि उनका तरीका कैसा हुआ करता था जब वो पढ़ाते थे। तो उनके उस तरीके में मुझे एक पॉइंट्स अच्छी लगती थी। जब वो पढ़ाते थे तो मुझे मतलब कि पढ़ाते वक्त वो इस बात का जरूर स्मरण कराते थे कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं इस टॉपिक से लेकर, और वही फार्मूला मैं आज फॉलो भी कर रही हूँ। जैसे कि मैं आप लोग को बताती हूँ कि यहाँ पे कहाँ कैसे क्वेश्चन उठ जाते हैं, कैसे बनते हैं क्वेश्चन, कैसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, ज्ञान कहीं भी मिले उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। उसके लिए ये नहीं देखना चाहिए कि हाँ वो इंसान मुझसे छोटा है तो मैं उससे ज्ञान क्यों लूँ, वो इंसान मुझसे बड़ा है तो मैं उसे ज्ञान क्यों दूँ। ऐसा नहीं है। आपको ज्ञान जहाँ भी मिले, यदि आपको वो अच्छा लगता है, आपके बल का है, तो उसे शांतिपूर्वक स्वीकार एक्सेप्ट करना चाहिए, जैसा कि हम करते हैं। तो हम आपको वही चीज़ बताते हैं जो हम फॉलो कर पाते हैं, जो हम फॉलो करते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए आपका जो मैं 5वां पॉइंट्स पढ़ा रही हूँ, 5वां पॉइंट्स ये है कि लोधी वंश के कुल कितने शासक थे, तो कुल 3 शासक थे। आपको कंफ्यूज नहीं होना कौन कौन से शासक थे, तो ये भी समझ लो। पहले शासक थे बहलोल लोधी, जिसके बारे में पढ़ा रही हूँ। तो अभी यहाँ पे दूसरे जो दो शासक बचते हैं, वो बचते हैं सिकंदर लोधी एंड इब्राहिम लोधी, ठीक है। तो आज हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा? आज हम लोगों ने पढ़ा बहलोल लोधी के बारे में। तो यहाँ पे 2 शासक तो बच जाते हैं, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। तो इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और यहाँ पे ये समझ लीजिए कि बहलोल लोधी का जो शासनकाल रहा वो था क्या, 1451 से लेके 1489 तक, यानी कि इनका शासनकाल जो चलता है वो चलता है 38 वर्षों तक चलता है, ठीक है, 38 वर्षों तक। फिर यहाँ पे ये समझना है कि सिकंदर लोधी का जो शासनकाल था वो था 1489 से लेके 1517 ईस्वी तक, यानी कि कुल इनका जो शासनकाल चला वो 28 वर्षों तक चलता है। फिर यहाँ पे ये समझिए जो इब्राहिम लोधी थे, इनका जो शासनकाल था वो 1517 से लेकर के 1526 ईस्वी तक, यानी कि कितने वर्षों तक? 9 वर्षों तक इनका शासनकाल क्या हुआ, चला। तो आज हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा? यानी कि लोधी वंश के जो प्रथम संस्थापक थे बहलोल लोधी के बारे में। जो नेक्स्ट 2 शासक बचते हैं सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके दोस्तों, आई होप कि हमारे पॉइंट समझ में आए होंगे। हम आपको वही पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको समझ में आए, इसलिए मैंने यहाँ पे बहुत ही छाट के इस पॉइंट्स को लिखा है। ओके दोस्तों, आई होप कि आपको पॉइंट समझ में आएंगे, और यदि नहीं भी आया है तो आप लोग कमेंट करना, हम कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ओके गाइस, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।